अस्सलाम। IRR टेक्निक पढ़ी है, इसकी कुछ और वैरायटियां भी हैं। यानी ये बिजनेस जिस तरह वो पे बैक था ना, कि पे बैक एक टेक्निक थी, उसकी और शक्लें भी थी। डिस्काउंटेड पे बैक था, बेल आउट पे बैक था। उस तरह IRR की भी और शक्लें हैं। एक इसमें से है मॉडिफाइड IRR, MIRR, और एक होता है इकोनॉमिक IRR। ये MIRR हुआ है कुछ 2-3 दफा टेस्ट। ये IRR की 1-2 वैरायटियां हैं। MIRR बताता हूं पहले। अच्छा, MIRR का एक फार्मूला है, 2 है इनफैक्ट। वो फार्मूला लिख दूंगा, बल्कि लिख क्या दूंगा, बुक में लिखा भी हुआ है। वो फार्मूला आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। करना तो ऐसे ही है, बस ऐसे ही नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि MIRR का कॉन्सेप्ट क्या है। ये जो बता रहा हूं ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो करना तो वही है जो फार्मूले को सॉल्व करना होता है। तो MIRR का सिर्फ ऐसे ही बस शौक के लिए, नॉलेज के लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इसके लिए थोड़ी मेहनत चाहिए, वो आप मुझे कोई भी नेक दिल इंसान कैलकुलेशन कर दे। एक प्रोजेक्ट है जिसपे जीरो पे 40,000 इन्वेस्ट होना है। 1 के नेट कैश फ्लोज 18,000 आ जाएंगे, 2 के 19,000 कमा देगा, और 3 में ये 15,000 कमा देगा। ये 3 साल का एक प्रोजेक्ट है और ये इतने कैश फ्लोज कमा देगा नेट। अगर डिस्काउंट रेट यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो कोई अल्लाह का बंदा इसकी NPV कैलकुलेट कर दे। ये जो सारी मेहनत करा रहा हूं ना, ये सिर्फ MIRR का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बस ऐसी नॉलेज के लिए। ना समझ आया तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ फार्मूला लगाना आना चाहिए। नहीं यार, 336। ट्रिपल 36 पॉजिटिव NPV आ गई इसकी। क्या इंटरप्रिटेशन है इसकी? कि ये प्रोजेक्ट 10% से ज्यादा कमा के दे रहा है, और ये जो न्यूमेरिक लिखा हुआ है 333, इसका मतलब है कि जो इनफ्लोज की PV है वो आउटफ्लोज की PV से इतनी ज्यादा है, डिस्काउंटेड एट 10%। अच्छा, आप एक काम ये करिए, वही नेक दिल इंसान के काम ये करते
कि इस प्रोजेक्ट की लाइफ है 3 साल, तो आप इस 18,000 को 10% पे ग्रो करके, कंपाउंड करके यहां तक पहुंचाएं। कितने साल कंपाउंड करेंगे? 2 साल। इसको यहां तक पहुंचाना है 2 साल, 3 नहीं 2 साल। कितना? 21। इसी तरह इस 19,000 को भी यहां तक ले आए। 2098,900 और इसका टोटल कर दें। ये 57,680। ये जो मैंने अभी काम करवाया इसकी इफेक्टिवली शक्ल ये बन गई कि 0 पे 40 आउट हो रहा है और 1 2 खाली है और 3 पे 57680 इनफ्लो हो रहा है। अच्छा, वैसे अगर आप डेटा का देखें तो ऑन फेस ऑफ इट 18, 19, 15 कितना हुआ टोटल? 52,000। यानी 40,000 लगा के अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी छोड़ दें, 40,000 लग रहा है और 52,000 मिल रहा है, लेकिन मैंने भी उस 52,000 की शक्ल बिगाड़ के उसको कर दिया 57,680। अब आप ऊपर वाले डाटा को छोड़ें, ये डाटा है 40 जाएगा 0 पे, 3 पे 57,680 आएगा और रिक्वायर्ड रिटर्न 10% है। एनपीवी निकाल लें, ये डाटा है बस। ये 0 पे आउटफ्लो है, 3 पे इतना इनफ्लो है, इसकी एनपीवी निकाल दें। ट्रिपल 3,6, वो राउंडिंग ऑफ का फर्क है, एग्जैक्टली सेम आएगी। अच्छा, ये जादू क्या हुआ? ये क्यों सेम आ गया? क्योंकि जो कैश फ्लोज यहां लिखे हुए थे मैंने उनको पहले 10% पे वापस आगे बढ़ाया, फिर वापस खींच लिया, तो इसलिए ये दोनों का आंसर एनपीवी का सेम आ रहा है। ये जो एनपीवी टेक्निक है ना, ये चूंकि एक फार्मूला है, कैलकुलेशन है, तो जहां भी कोई भी कैलकुलेशन बनाई गई होती है उस कैलकुलेशन की अपनी कुछ इनहेरेंट अजम्पशंस होती हैं। जैसे कभी आप किसी लिफ्ट में सफर करें तो उस लिफ्ट में लिखा होगा कि इतने पर्सन्स और इतने केजी। अब अगर उसमें लिखा हुआ है 10% और 800 केजी, तो अब ये 10% 800 केजी, इस कैलकुलेशन के पीछे क्या साइंस, क्या अजम्पशन है कि हर इंसान उनमें से 80 किलो का है। क्या वाकई 80 किलो का होगा? नहीं, लेकिन उस लिमिट लगाने की एक इनहेरेंट अजम्पशन थी कि हाँ हर इंसान 80 किलो का होगा, तो 10 लोग 800 किलो। और मिसाल ले लेते हैं, जब वजन नापा जाता है तो ये जो वेट है केजी, लिक्विड को हम अल्टरनेटिवली कभी लीटर बोल रहे होते हैं, कभी किलो बोल रहे हैं। मतलब दूध वाला आया, उसने 3 किलो दूध लेना है, वो कहे 3 किलो दूध है, हालांकि 3 लीटर है। तो अब लीटर किलो ये अल्टरनेटिवली यूज हो रहे होते हैं, हालांकि ये टेक्निकली ठीक नहीं है। किलो तो है वजन और लीटर मिकदार, वॉल्यूम है, वॉल्यूम है। और ये मुझे स्कूल की पता नहीं केमिस्ट्री में कि फिजिक्स में ये मुझे एक चीज याद है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 1 लीटर पानी का जो वजन है वो 1 किलो होता है। अब ये खास सिनेरियो के अंदर 1 लीटर वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 किलो के 1 केजी, लेकिन अमूमी इस्तेमाल हो रहा होता है। तो जब भी कोई भी कैलकुलेशन की जा रही होती है उसकी कुछ ना कुछ इनहेरेंट अजम्पशन है। ये जो एनपीवी टेक्निक है ना, हमें बजाहिर कैश फ्लोज नजर ये आ रहे हैं और उसकी जब हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं तो वो हमें एक एंड रिजल्ट
3336 निकाल के दे रहा है, लेकिन वो एनपीवी 3336 उस सूरत में ले रहा है। अच्छा, ये जो मैं भी जुमला बोलने लगा हूं, ये हम कर नहीं रहे हैं ये काम। एनपीवी टेक्निक की इनहेरेंट असम्पशन ये है कि ये प्रोजेक्ट जो 40,000 आउटफ्लो लगेगा, 3 साल में 18, 19, 15 कमा के देगा, ये 3336 की एनपीवी पॉजिटिव उस सूरत में देगा कि हम इसके 18, 19 और 15 को ड्रॉ नहीं करेंगे, फलने फूलने देंगे। ये जो 18,000 ये प्रोजेक्ट कमा के देगा, हम इसको नहीं खाएंगे, हम फिर से इन्वेस्ट कर देंगे और 10% पे ही इन्वेस्ट करेंगे। और जब 3 साल का प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम इकट्ठे 57 ड्रॉ करेंगे। उन हालात में ये 3336 कमा के दे रहा है। ये बात लंबी होगी, दोबारा सुने। हम जो एनपीवी टेक्निक सॉल्व कर रहे हैं 10% और उसका आंसर 3336 आ रहा है। मैंने सिर्फ एक तजुर्बा करके आपको ये दिखाया था कि इस शक्ल के कैश फ्लोस की जो कि 52,000 हैं, 3336 एनपीवी इस अजम्पशन पे निकली है कि इस प्रोजेक्ट से आने वाले 18,000, 19,000, 15,000 कैश फ्लोज हम साथ साथ नहीं खाएंगे, हम प्रोजेक्ट खत्म होने का इंतजार करेंगे और जो ये प्रोजेक्ट पहले कैश कमा देगा उसको हम दोबारा री इन्वेस्ट कर देंगे और वो भी 10% पे ही री इन्वेस्ट करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट ने जो बजाहिर कमा के देना था, री इन्वेस्ट करने से और कमा देगा ना, तभी तो वो 52 की जगह 57 बन रहा है। वो और कमाएगा तब कहीं जाके एनपीवी 3336 होगी। हम इधर ऊपर जो सोल्यूशन कर रहे हैं ना, उसमें हम री इन्वेस्ट करना दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन एनपीवी टेक्निक की इनहेरेंट असम्पशन है। एनपीवी का आंसर ही इस बुनियाद पे निकलता है कि जो कैश फ्लो प्रोजेक्ट कमा के देगा वो नहीं साथ साथ ड्रॉ होंगे, वो दोबारा इसी रेट पे इन्वेस्ट होंगे। किस रेट पे? जिस पे एनपीवी निकाली जा रही है उसी रेट पे इन्वेस्ट होंगे, प्रोजेक्ट फिर और कमा रहा होगा, फिर जाके इतना पॉजिटिव एनपीवी है। अगर ये प्रोजेक्ट इन कैश फ्लोस को री इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा तो फिर वो इतना नहीं कमा के दे रहा। कितना कमा के दे रहा है हम नहीं कर सकते कैलकुलेट, क्योंकि एनपीवी टेक्निक की ये अजम्पशन है। एनपीवी का आंसर इस अजम्पशन पे ही निकला हुआ है। इसको कहते हैं एनपीवी टेक्निक की री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन, कि जो प्रोजेक्ट कैश फ्लो कमाएगा वो ड्रॉ नहीं होगा बल्कि री इन्वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, हम इन्वेस्ट करेंगे तो मजीद रिटर्न आएगा ना। किस रेट पे इन्वेस्ट होगा? वही जिस पे हम इसकी एनपीवी निकाल रहे हैं। जैसे अगर मैं इस वक्त इसकी एनपीवी 12% पे निकाल रहा होता और उसका एक आंसर आ जाता, लेट्स से 1300 आ जाता, तो उस 1300 एनपीवी की क्या इंटरप्रिटेशन होती? किस अजम्पशन पे निकला होता 1300? मैंने कहा कि अगर मैंने ये सवाल 12% पे सॉल्व किया होता और अगर ये 1300 रुपए आ जाता तो ये 1300 रुपए एनपीवी किस अजम्पशन पे कैलकुलेट हुई होती? कि जो कैश फ्लोज आएंगे वो ड्रॉ नहीं होंगे बल्कि 12% पे ही री इन्वेस्ट हो जाएंगे, तब कहीं जाके वो इतनी एनपीवी कमा के दे रहा है। तो एनपीवी का जो आंसर होता है वो इस अजम्पशन पे निकला होता है कि जो प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज आएंगे वो री इन्वेस्ट होंगे उसी रेट पे जिस पे एनपीवी निकाली जा रही है, तब कहीं जाके इतना कमा के दे रहा है। देखिए 52 को 57 किया है तो इतना एक्स्ट्रा कमा रहा है। ये तजुर्बा आपको दिखाए इसलिए करके है कि बेशक आपको नजर कैलकुलेशन ये आ रही है लेकिन असल में ये हो रही है। बेशक हम इसको असल में ड्रॉ कर लेंगे लेकिन एनपीवी की कैलकुलेशन हमेशा इसी बेस पे ही सॉल्व होकर आंसर देगी। यही तो साबित किया इस तजुर्बे से। पहले साल का हमारी जब इससे अलग जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे, पहली दूसरी तीसरी हमने सारी कैलकुलेशन की तो हम उन सबको शुरू में ले आते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। जी जी जी। तो अगर उसकी वैल्यू तो डिस्काउंटिंग फैक्टर तो वही लगेगा, फिर भी अगर हम उसको बेशक इन्वेस्ट करें बेशक हम उसको निकालें उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर तो वही होगा। तो उसको अगर निकाल भी लें फिर भी एनपीवी तो वही नहीं है। मैंने आपको ये जो तजुर्बा यहाँ करके दिखाया है ना, ये सेम आंसर आया है ना, ये इत्तेफाक से नहीं आया है। अगर इस प्रोजेक्ट से हम 18,000 वाकई ड्रॉ कर लेंगे, खा जाएंगे सारे के सारे, 19,000 भी सारा का सारा ड्रॉ कर जाएंगे, तो हमें इसको कैलकुलेशन करते हुए तो ऐसे ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। अब ये तो मैंने आपसे 10% बढ़वा लिया ना,
वरना अगर आप इसकी ऑफिशियल एनपीवी कैलकुलेशन करें तो आप यही कर रहे होंगे, इसको डिस्काउंट करेंगे, इसको डिस्काउंट करेंगे, इसको डिस्काउंट करेंगे और एनपीवी 336 निकलेगी। लेकिन एनपीवी टेक्निक, एनपीवी की कैलकुलेशन ही इस अजम्पशन पे कि ये 18 और 19 अभी ड्रॉ नहीं होगा, री इन्वेस्ट होगा, फल फूल के ये 52,052 इनको ऐड करके वो 57 बनेगा, तब जाके प्रोजेक्ट ये इतना कमा के देगा। ये एनपीवी की फिगर निकल ही इस अजम्पशन पे रही है, ये आपको एक निकलती नजर नहीं आ रही है, लेकिन इसका आंसर है ही इस अजम्पशन पे। यही साबित करने के लिए सामने कैलकुलेशन की है मैंने। तो एनपीवी टेक्निक के अंदर एक खामी मौजूद है कि जो भी इस एनपीवी की कैलकुलेशन के लिए डिस्काउंट रेट इस्तेमाल हो रहा होगा, अजम्पशन ये है कि ये प्रोजेक्ट इतना तब कमा के देगा कि इससे मिलने वाले कैश फ्लोज साथ साथ ड्रॉ नहीं होंगे, बल्कि इसी रेट पे री इन्वेस्ट हो जाएंगे, तब जो कमाएगा प्रोजेक्ट वो उसकी एनपीवी है। और अगर हम ये चाहें कि हम किसी तरह इसको इग्नोर कर दें तो नहीं कर सकते, एनपीवी का आंसर है ही इसी अजम्पशन की बेस पे। इसी तरह से अच्छा, बस एनपीवी की कैलकुलेशन करनी काफी है, बाकी मैं आपको वैसे ही आंसर बता देता हूं, क्योंकि जो बात समझाना चाह रहा हूं वो एनपीवी से आ गई समझ। अगर इसी प्रोजेक्ट का आईआरआर निकाला जाए, ना निकाले टाइम लगेगा, मैंने निकाल लिया एक्सेल पे, तो इसका आईआरआर आएगा 14.82%। 14.82% ये इसका आईआरआर आएगा। अच्छा, अब वो नेक दिल इंसान काम ये कर दे कि इस 18,000 को यहां तक ले जाए 14.82% पे ग्रो करके। टू थ्री 731 और इसको भी 14.82% पे 21,816 और इनका टोटल कर दें 60,547। यानी शक्ल ये बन गई कि 0 पे 40 का आउटफ्लो, 1 और 2 खामोशी और 3 पे 60,547। अब अगर आप इस शक्ल के कैश फ्लोज का आईआरआर निकालेंगे तो वो इतना ही निकलेगा। एग्जैक्टली इतना ही निकलेगा। आईआरआर टेक्निक भी चूंकि डीसीएफ टेक्निक है, तो ये डीसीएफ टेक्निक्स की अजम्पशन है। ये प्रोजेक्ट 14% रिटर्न उस सूरत में कमा के देगा कि जब इससे आने वाले कैश फ्लोज 18 और 19 साथ ही ड्रॉ नहीं होंगे, इनको री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। किस रेट पे? 14.82 पे ही, यानी और कमाई होगी, फिर कहीं जाके प्रोजेक्ट 14.82% कमा के दे रहा। प्रोजेक्ट का आईआरआर है कि प्रोजेक्ट कितना रिटर्न कमा के देगा। इसको जब आईआरआर से सॉल्व करेंगे और उसका आंसर 14.82% निकलेगा, तो ये 14.82% इस अजम्पशन पे निकला हुआ है कि ये जो कैश फ्लोज आएंगे वो नहीं खाए पिए जाएंगे, वो री इन्वेस्ट हो जाएंगे और इत्तेफाक से इसी रेट पे री इन्वेस्ट होंगे, उनकी भी कमाई साथ शामिल होगी, फिर कहीं प्रोजेक्ट 14.82% कमा के दे रहा। तो आईआरआर भी डीसीएफ टेक्निक है, एनपीवी भी डीसीएफ टेक्निक है। इन दोनों के अंदर एक इनहेरेंट अजम्पशन ये शामिल है कि आईआरआर की जो आंसर की फिगर है और एनपीवी की जो आंसर की फिगर है वो इस अजम्पशन पे कैलकुलेटेड है। ये कंक्लूडिंग बात है। अगर ये पिछली बातें कच्ची कच्ची हैं तो ये कंक्लूडिंग बात बस पक्की कर लें कि एनपीवी टेक्निक ये भी डीसीएफ टेक्निक है, आईआरआर ये भी डीसीएफ टेक्निक है। इन दोनों के अंदर एक मसला है
कि ये जो भी आंसर निकाल के दे रहे हैं वो इस अजम्पशन पे निकला है कि जो कैश फ्लोस प्रोजेक्ट कमा के देगा वो री इन्वेस्ट होंगे। कब तक? जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। एनपीवी मेथड की री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन क्या है कि ये वाले कैश फ्लोज री इन्वेस्ट होंगे जिस पे हम एनपीवी निकाल रहे हैं, यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और आईआरआर टेक्निक की री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन क्या है कि इस प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज री इन्वेस्ट होंगे इत्तेफाक से उसी रेट के ऊपर जो इसका अपना आईआरआर। अच्छा, इस सारी बहस को मैं लिंक करता हूं, उससे पहले एक बात बताता हूं। अभी फिलहाल उसकी ब्रेक लगाई मैंने। एक प्रोजेक्ट ए है और एक प्रोजेक्ट बी है। इस दोनों प्रोजेक्ट में से कोई एक ही करना है। एनपीवी टेक्निक लगाई तो इसका आंसर आया 5500 पॉजिटिव, इसका आंसर आया 3600 पॉजिटिव। लेकिन अगर मैनेजमेंट कहे नहीं आईआरआर टेक्निक अच्छी लगती है हमें, आईआरआर टेक्निक लगाई तो इसका आंसर आया आईआरआर 17%, इसका आंसर आया आईआरआर 19%। नॉर्मली जनरली ऐसे ही होना चाहिए कि इन दोनों टेक्निक्स में इख्तलाफ नहीं होगा। जनरली ऐसा ही होगा कि दोनों टेक्निक्स में इख्तलाफ नहीं होगा, लेकिन हो सकता है। अब अगर एनपीवी टेक्निक की बात माने तो कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है? ए। और अगर आईआरआर टेक्निक की बात माने तो बी। और ऐसा हो क्यों सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज हो सकता है उनकी शक्ल इस तरह से हो और दूसरे की शक्ल इस तरह से हो। तो इसका कम है। लेकिन अगर हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ये है तो इस पे इसकी एनपीवी ज्यादा है, इसकी कम है। तो कैश फ्लोज की शक्ल की वजह से ये इख्तलाफ हो सकता है। अगर एनपीवी टेक्निक और आईआरआर टेक्निक में इख्तलाफ हो गया तो किसकी बात माने? वो तो चलो मैनेजमेंट की मर्जी, लेकिन फाइनेंस के बुजुर्ग ये कहते हैं कि एनपीवी टेक्निक आईआरआर टेक्निक से अफजल है, इसलिए कि एनपीवी टेक्निक की री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन आईआरआर टेक्निक की री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन से ज्यादा रियलिस्टिक है। कैसे? री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन दोबारा, इस प्रोजेक्ट की 10% पे, अच्छा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि हम इसमें इन्वेस्ट करके कम से कम इतना कमाना चाहेंगे। और ये जो हम कमाना चाहेंगे, जैसे आपको मैंने पहले एक दफा ये मिसाल सैलरी से भी दी थी। अब आप कहीं जॉब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो आपके जहन में एक मिनिमम रिक्वायर्ड सैलरी है, तो वो मिनिमम रिक्वायर्ड भी क्या सोच के रखी होगी? हाँ जी, मतलब अगर मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा है, मैं महल में रहता हूँ, तो मुझे इंटरव्यू देने के लिए हूँ मैं सीए फाइनलिस्ट, किए हैं, तो चूंकि मेरे खर्चे ज्यादा हैं तो मैं जब कभी भी इंटरव्यू के लिए जाऊं तो मैं जहन में को 25-30 लाख सैलरी कम से कम रिक्वायर्ड लेके जाऊं। मार्केट देखनी पड़ेगी ना, यानी जितनी और भी जगह मिलने की उम्मीद है हम वो मिनिमम रखेंगे कि और भी जहां हम इतना अर्न कर सकते हैं वो एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट करेंगे। तो कुछ इसी तरह का ना ये भी कॉन्सेप्ट होता है। तो एनपीवी अगर 10% पे कैलकुलेटेड है, और ये जो मैंने भी कहा रिपीट कर रहा हूं कि बिजनेस ने ये 10% का क्राइटेरिया ये सोच के रखा होगा कि नॉर्मली मिल जाता है इतना रिटर्न, तो इतना तो मिलना चाहिए ना। इस प्रोजेक्ट की 10% पे एनपीवी 3336 किस अजम्पशन पे कैलकुलेटेड है कि ये कैश फ्लोज ड्रॉ नहीं होंगे, एंड तक री इन्वेस्ट होंगे 10% पे ही। इसी प्रोजेक्ट की आईआरआर टेक्निक, आईआरआर का आंसर 14.82% आ रहा है, किस अजम्पशन पे कि जो कैश फ्लोज होंगे वो री इन्वेस्ट होंगे इत्तफाक से इसी रेट पे। अच्छा, अब इन दोनों अजम्पशंस में से इस बात के ज्यादा चांस है कि हमें ये पैसा री इन्वेस्ट करने का 10% पे कोई और मौका भी मिल जाएगा, ये ज्यादा रियलिस्टिक है,
या हमें 18 और 19,000 री इन्वेस्ट करने का इत्तेफाक से 14.82% पे ही और मौका मिलेगा री इन्वेस्ट करने का। ये ज्यादा रियलिस्टिक है, इसके ज्यादा चांस हैं, इसलिए ये टेक्निक उससे अफजल है। तो इस सारी डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि अगर कभी एनपीवी और आईआरआर में इख्तलाफ आ गया तो एनपीवी टेक्निक अफजल है, इसलिए एनपीवी को फॉलो किया जाएगा। आईआरआर चूंकि इससे कमतर रह गया, किस वजह से कि इसकी री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन माड़ी है, तो इसके मानने वालों ने कहा कि कोई बात नहीं, हम इसकी खामी दूर करके इसका एक नया वर्जन बनाएंगे, उसको कहते हैं MIRR, जिसमें इस खामी को दूर कर लिया गया है। किस खामी को? इसकी री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन वीक है, तो इसको दूर करके एक जो IRR बनाया गया है उसको मॉडिफाइड IRR कहते हैं। उसका फार्मूला बना के देता हूं। है जी, क्या हुआ? अच्छा, हाँ जी, हाँ, ये पूरी एक बैकग्राउंड कहानी थी कि MIRR क्यों बनाया गया, कि एनपीवी और आईआरआर में से एनपीवी अफजल है, तो आईआरआर हार रहा था, तो उसके मानने वालों ने कहा नहीं, इसको कुछ बेहतर करना है, तो उसका जो बेहतर वर्जन है वो MIRR। ये जो इख्तलाफ है, ये इख्तलाफ खत्म हो जाएगा। यानी MIRR की बुनियाद पे अगर प्रोजेक्ट ए अच्छा होगा तो एनपीवी की बुनियाद पे भी ए ही अच्छा होगा। अच्छा, चूंकि अभी ये मॉल बना हुआ है इसलिए MIRR का फार्मूला बता रहा हूं, फिर पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। इसमें क्या खामी है कि इनको री इन्वेस्ट करने का मौका शायद नहीं मिल सकेगा इसी रेट पे दोबारा, लेकिन इनको 10% पे री इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाएगा, तो ये ज्यादा रियलिस्टिक है। तो अगर प्रोजेक्ट के कैश फ्लोस को इस रेट पे कंपाउंड कर लिया जाए, किस रेट पे? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे, और इसका एक नाम मैंने बोला था, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कंपाउंड कर लिया जाए और उससे जो शक्ल बने, यानी ये, फिर इसका IRR निकाला जाए, वो MIRR होगा। ये जो कैश फ्लोज हैं, अगर इन कैश फ्लोज की इसी शक्ल के साथ IRR की कैलकुलेशन की जाएगी तो उसका यही आंसर निकलेगा, और ये आंसर इस अजम्पशन पे होगा कि 18 और 19 री इन्वेस्ट हो जाएगा इतने पे, लेकिन ये अजम्पशन वीक है। तो हम इस कमजोरी को दूर कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज को कंपाउंड कर लेंगे एंड तक कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, तो ये शक्ल बन जाएगी। अब इस शक्ल में री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन की जरूरत ही नहीं पड़ रही। क्यों? ये शक्ल बन जाने के बाद अब री इन्वेस्टमेंट का रोला खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि कैश इनफ्लो ला ही हम 3 साल बाद रहे हैं, यानी हम इसमें कैश जनरेशन ले ही 3 साल बाद रहे हैं। अब जब इस शक्ल के कैश फ्लोस का IRR निकालेंगे, जैसे IRR निकालते हैं, तो वो जो आंसर निकलेगा वो MIRR होगा। और चूंकि ये दो ही फिगर्स हैं तो इनका IRR का फार्मूला MIRR का एक्चुअली डिराइव कर देता हूं। इस शक्ल के कैश फ्लोस का IRR वो रेट होगा जिसपे इसकी पीवी, इसका IRR वो रेट होगा जिसपे इसकी पीवी 40,000 आ जाए, या 40,000 की कंपाउंडिंग ये बन जाए। कितने साल? 3। IRR इस शक्ल के कैश फ्लोस का वो रेट होगा जिसपे इसकी पीवी क्या जी 40,000 हो जाए, या 40,000 की कंपाउंडिंग वैल्यू इसके बराबर हो जाए। तो ये निकालना है कैसे? 57,680 डिवाइडेड बाय 40, ये उधर चला गया, पावर है क्यूब रूट आ जाएगा, माइनस डिवाइड से उसमें होती, ये क्यूब रूट बन जाएगा, और बाकी रह गया 1 प्लस ये, तो -1। ये MIRR का फार्मूला है। और इसके लिए अंग्रेजी क्या याद रख लें, ये क्या है?
ये इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट कहने से बेहतर ये है, हो सकता है प्रोजेक्ट में एक दो पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट चल रही हो, तो ये है नहीं, ये सारी इन्वेस्टमेंट्स की पीवी है। हो सकता है 0 पे भी इन्वेस्टमेंट हो, 1 पे भी इन्वेस्टमेंट हो, तो ये उसकी पीवी, इसको कहते हैं पीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट फेज। ये क्या है? पीवी नहीं है, ये 57 पीवी नहीं है, ये कंपाउंड किया हमने। प्रोजेक्ट के कैश फ्लोस को हम एंड पे कंपाउंड करके इकट्ठा कर, इसको टर्मिनल वैल्यू भी कहते हैं। एक सीरीज को या एक नंबर ऑफ कैश फ्लोस को एक वैल्यू बना देना, ये टर्मिनल वैल्यू है। तो ये टर्मिनल वैल्यू है एट एंड ऑफ प्रोजेक्ट, और इसको टर्मिनल वैल्यू बनाने के लिए कंपाउंड किस पे किया? रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न या कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। ये क्या है? प्रोजेक्ट की लाइफ है, और ये रूट तो आपको पता है क्या होता है, माइनस भी पता है, 1 भी पता है क्या होता है। ये MIRR का फार्मूला है। लेकिन मैं पर्सनली ये फार्मूला रिकमेंड नहीं करता, और उसकी वजह भी बताता हूँ। पर्सनली मैं फार्मूला इसका दूसरा रिकमेंड करता हूँ, और उसके लिए आप आइए पेज 30, पेज 30। पेज 30 के तकरीबन मिड में MIRR के दो फार्मूले लिखे हैं। ये जो मैंने डिराइव करके दिया ये पहला वाला है, लेकिन पर्सनल मेरी एडवाइस ये है कि आप दूसरा वाला फार्मूला लगाइएगा। अच्छा, दूसरा फार्मूले में क्या हो रहा है? इन तीनों की पीवी, ये न्यूमरेटर है। 18, 19, 15 की पीवी, ये न्यूमरेटर है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न फेज, पेज 30 पे इन तीनों की पीवी, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर 40,000, और ये क्यूब रूट लेने के बाद जो आंसर आएगा इनटू 1.1 वैक यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि इस मिसाल में 10% है। इनकी पीवी 10% पे, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 40,000, क्यूब रूट, इस क्यूब रूट का जो आंसर आएगा यानी क्यूब रूट लेने के बाद उसको इनटू 1.1, और अब जो आंसर बनेगा उसमें से -1। इसका आंसर क्या बन रहा है? ये 12.98 है शायद। अच्छा, इनकी पीवी क्या होगी? इनकी 10% पे 4,336, तभी तो 40 माइनस करके ये आ रहा है। तो 4,336 डिवाइडेड बाय 40,000 क्यूब रूट, जो आंसर आया इंटू 1.1 -1, यही आंसर आएगा। 4,336 40,000 क्यूब रूट सॉल्व करने के बाद 1.1 -1, इसका भी यही आंसर आएगा। MIRR निकालना हो तो मैं पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा इसकी बजाय, क्योंकि डिस्काउंटिंग करने की आपको आदत हुई होती है, कंपाउंडिंग की नहीं हुई होती आदत। तो इसमें एक कॉमन गलती आप ये कर जाएंगे कि इसको कंपाउंड करते हुए आप पावर 2 ले जाएंगे। अगर आप ये वाला तरीका लगाएंगे ना, तो आप इनको आगे बढ़ाते हुए इसको पावर 2 कंपाउंड कर जाएंगे, क्योंकि पावर 2 की आदत है, क्योंकि हम पावर 2 से डिस्काउंट कर रहे होते हैं ना, तो इसलिए इसमें गलती कर जाएंगे। इसलिए मेरा सजेशन इसकी बजाय ये है। चलें इसकी प्रैक्टिस करते हैं, नमाज पढ़ लें पहले। अच्छा, इस फार्मूले की कैलकुलेशन की एक छोटी सी प्रैक्टिस ही कर दें। सवाल लिखें,
project life 5 years. और इन्वेस्टमेंट दो हैं, एक है एक स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 35,000 और एक है एट एंड ऑफ ईयर 1 10,000। ये दो इन्वेस्टमेंट्स हैं, शुरू में है 35,000 और साल बाद इन्वेस्टमेंट है 10,000। उसके बाद फिर प्रोजेक्ट कमा के देगा। तो चूंकि सिर्फ MIR का फार्मूला टेस्ट कर रहा हूं, उसके नेट कैश फ्लोज बता रहा हूं। नेट कैश फ्लोज 2 पे 25,000, 3 पे कैश फ्लोज बता रहा हूं दोबारा। 0 1 2 3 4 5 इन्वेस्टमेंट है 35,000 और यहां फिर से इन्वेस्टमेंट है 10,000। नहीं, इन्वेस्टमेंट यहां तक 1 साल लगेगा कंस्ट्रक्शन पूरी होने में, उसके बाद फिर ये 4 साल कमा के देगा। तो 2 के ऊपर नेट कैश फ्लो है 25,000, फिर 20,000, 12,000 और 10,000। ये नेट कैश फ्लो है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, 10%। MIRR निकाल दें दोनों फार्मूलों से, यानी दोनों फार्मूले आपको आने चाहिए।
हाँ जी, दोनों तरीकों से देखते हैं। डिनोमिनेटर क्या बना? डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम है, ये एज इट इज और इसकी पीवी, तो डिनोमिनेटर या 44091, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फेज ये पूरा इन्वेस्टमेंट फेज है तो इसकी पीवी, और न्यूमिनेटर इसको यहां ले जाएं, इसको यहां ले जाएं, इसको यहां ले जाएं, टर्मिनल वैल्यू 80675 पावर 5 माइनस 1 12.84%। और दूसरा फार्मूला भी लगा लें, इनकी पीवी, इनकी पीवी 500993, डिनोमिनेटर यही है, इसका जो आंसर बनेगा इंटू 1.1 माइनस 1। क्या नहीं किया? 10,000 को किया है ना, उसकी पीवी निकाली है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये दोनों इन्वेस्टमेंट है, फिर प्रोजेक्ट कमा के देना शुरू करेगा।
तो इन दोनों की पीवी मिला के शामिल करेंगे तो वो कहलाएगी पीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट फेज। ये वो है 44 जी, 12.84%। चले MIRR यही है, और बाकी फिर जब आगे एग्जाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आएगी तो उसमें ये है। और इकोनॉमिक IRR ये ज़बानी ही देख लें, पेज 30 पे। पेज 30 इकोनॉमिक IRR, इसका खैर सवाल भी कोई नहीं है, ये बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ही डिस्कस्ड है। इकोनॉमिक IRR का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि अगर एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहा है तो वो उस प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज में सेल्स, कॉस्ट्स ये लेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रही है, तो जैसे अगर कोई रोड बननी है, मोटरवे बननी है, तो वो गवर्नमेंट प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए प्रोजेक्ट करेगी। यानी इस प्रोजेक्ट का इनफ्लो क्या होगा? वो तो डायरेक्ट इनफ्लो होगा, लेकिन प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना। अच्छा, मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं, वैसे एक ऑफिशियली गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं कि उन्होंने फैसला सिर्फ इस बेस पे नहीं करना होगा कि प्रोजेक्ट कमा के कितना देगा। वो ये भी देखेंगे कि इससे ओवरऑल इकोनॉमी को फायदा क्या होगा, ओवरऑल फ्यूल कंजम्पशन बचेगी, क्योंकि रोड बन जाएगी और उस पर अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस चल जाएगी तो ओवरऑल फ्यूल की कंजम्पशन कम होगी। तो वो जो फ्यूल की कंजम्पशन से सेविंग होगी वो इस प्रोजेक्ट के इनफ्लोज में भी लेके आएंगे। यानी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स करते हुए जब इकोनॉमी के फायदे भी डाल लेगी और फिर उसका IRR निकालेगी तो वो EIRR है। इकोनॉमिक है IRR, लेकिन उन कैश फ्लोज के अंदर पूरी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से डाल दिए जाएंगे वो खर्चे भी वो फायदे भी जो पूरे मुल्क को होने, डायरेक्टली उस प्रोजेक्ट से कैश ना जनरेट हो रहा हो लेकिन ओवरऑल मुल्क को अच्छा असर पड़ रहा होगा, फ्यूल कंजम्पशन सेव हो रही होगी, ओवरऑल लोगों की शायद नौकरियां लग रही होंगी। तो उन सारी चीजों को कैश फ्लोज में कन्वर्ट करना और फिर IRR निकालना, उसको EIRR कहते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट, 3 एडजस्टमेंट्स लिखी थी मैंने, और उसके बाद फिर हम लोग फुल फ्लैज इन्वेस्टमेंट डिसीजन के पास पेपर्स करने के काबिल होंगे, और अगली क्लासेस में फिर मजीद प्रैक्टिस भी लाऊंगा। वर्किंग कैपिटल है। अच्छा, MIRR का डिसीजन रूल क्या हुआ? MIRR का डिसीजन रूल वही जो IRR का है, यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बराबर है या ज्यादा है तो एक्सेप्ट कर लें। तो डिसीजन रूल IRR वाला है। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, MIRR तो एक प्रॉपर एग्जाम टॉपिक है, लेकिन वो IRR जैसा सवाल होगा। यानी आप सारे कैश फ्लोज बिल्कुल जैसे बना रहे वैसे ही बनाएंगे, बिल्कुल जो एंड रिजल्ट बन जाएगा वो है जो मैंने भी निकाल के दिया था, उसका फिर MIRR निकालना होगा। यानी ये बिल्कुल एग्जाम लेवल क्वेश्चन है MIRR। तीसरी एडजस्टमेंट, मैं आपको DCF टेक्निक्स में एक टैक्सेशन पढ़ा चुका, इन्फ्लेशन पढ़ लिया, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट ये है, दो तरह से बताता हूं, दोनों ही हैं इसके मतलब। एक तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट अगर याद है, कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा बहुत, इनडायरेक्ट मेथड, प्रॉफिट से स्टार्ट होता है और उसमें खैर नॉन कैश आइटम्स के एडजस्टमेंट करके फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस होती हैं, यानी डेटर्स की इंक्रीज डिक्रीज, इन्वेंट्री की इंक्रीज डिक्रीज। वो क्यों होती हैं? प्रॉफिट के अंदर सेल्स आ रही होती है, जबकि कैश रिसीट है, तो डेटर की इंक्रीज डिक्रीज उसको रिसीट में कन्वर्ट कर देता है। प्रॉफिट में कॉस्ट ऑफ सेल आ रही होती है, इन्वेंट्री की इंक्रीज डिक्रीज उसको परचेजेस में कन्वर्ट करता है, और क्रेडिटर्स की इंक्रीज डिक्रीज उसको पेमेंट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एडजस्ट
इन्वेस्टमेंट्स डाली जाती हैं प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसी तरह से इस प्रोजेक्ट के भी जो हमने अभी तक कैश फ्लोज पढ़े, सेल्स, मटेरियल, हो सकता है उनमें भी कोई ना कोई क्रेडिट सेल्स हो, यानी हमारा पहले ही प्लान हो कि प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज जो प्रोजेक्ट की सेल्स होंगी 20% कैश पे हुआ करेगी, 80% क्रेडिट पे हुआ करेगी। तो पहले ही प्रोजेक्शन ऐसे हो सकती है। तो जो प्रोजेक्शन इस तरह से होगी तो हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, कैश फ्लो, जबकि ऊपर लिखी सेल्स हैं, तो उनको कैश में कन्वर्ट करने के लिए डेटर्स की एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, वो होती है वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट। इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, वो होती है कैपिटल की एडजस्टमेंट। एक ये कॉन्सेप्ट है, ये भी ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट, जब पहला साल होगा और उस साल में जितनी प्रोडक्शन करनी होगी उसके लिए जो मटेरियल चाहिए होगा, सिर्फ उतना ही मटेरियल नहीं खरीदा जाएगा, ज्यादा खरीदा जाएगा। क्यों ज्यादा खरीदा जाएगा? क्योंकि इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करना होगा और फिर वो पूरी प्रोजेक्ट लाइफ पे स्टोर में मेंटेन्ड रहेगा, तो उस पे जो पैसा लग जाएगा वो भी एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हमारा पैसा स्टक हो जाएगा। तो इसको भी वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो चाहे आप इसको इस एंगल से देख लीजिए कि सेल्स को रिसीट्स में कन्वर्ट करने के लिए वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट चाहिए, चाहे इस एंगल से देख लीजिए कि जो बिजनेस ने स्टॉक मेंटेन करना है वो भी पैसा लग जाएगा, उस पे वो पैसा फंस जाएगा, वो भी इन्वेस्टमेंट है, और जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो ये पैसा रिलीज हो जाएगा। तो इसके लिए एक वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट की जाती है। वो एडजस्टमेंट मैं आपको 3-4 सवालों से सिखाता हूं। पहली एग्जांपल, प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट required at start of project 50,000 रुपए, यानी 7 प्रोजेक्ट के शुरू में हमें इतने की इन्वेंट्री खरीद के स्टोर में रखनी पड़ेगी और फिर उसको थ्रू आउट द पीरियड मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा सवाल में और कुछ नहीं बताया, बस सिर्फ इतना बताया। तो इसका सॉल्यूशन ये होगा कि बिल्कुल प्लांट वाली लाइन के साथ आखिर में वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की लाइन आएगी। शुरू में 50,000 जेब से जाएगा क्योंकि ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, और फिर ये पूरे 5 साल तक स्टक रहेगा। 5वें साल ये सारा हम स्टोर खाली कर देंगे तो इसको हम कहेंगे कि पैसा जो स्टक था वो रिलीज हो गया। ये सिंपलेस्ट टेस्टिंग है वर्किंग कैपिटल की, कि आपको बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बताई होगी और कुछ नहीं कहा होगा सवाल में। तो जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है 0 पे आउटफ्लो और एंड ऑफ प्रोजेक्ट इनफ्लो, ये वर्किंग कैपिटल की सिंपलेस्ट सिचुएशन। दूसरी मिसाल लिखें, इसको नोट कर लें फिर बता दूं। ये नोटेड। चलिए एग्जांपल 2 लिखें। प्रोजेक्ट की लाइफ 4 इयर्स। एग्जांपल 2, प्रोजेक्ट की लाइफ 4 इयर्स, वर्किंग कैपिटल बैलेंस will be required as follows. Working capital balance will
be required as follows. At start of project, at start of project, ₹40,000, 40,000 रुपए। At start of year 2, at start of year 2, 55,000. At start of year 3, 75,000 और at start of year 4, at start of year 4, 62,000, 62,000। बस इतना ही बताया। अब इसको ऐसे हैंडल करेंगे कि मैं एग्जांपल 2 कर रहा हूं कि जो वर्किंग कैपिटल बैलेंस है ना, बैलेंस ये फॉर द ईयर चीज नहीं होती, बैलेंस एज एट होता है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमें इतना बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब टाइम 0 पे 40,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना है। स्टार्ट ऑफ ईयर 2 यानी टाइम 1 पे 55,000। स्टार्ट ऑफ ईयर 3 मतलब टाइम 2 75। स्टार्ट ऑफ ईयर 4 यानी टाइम 3 62 और एंड पे ये नील ही होना होगा, एंड पे नील ही होता है ये। तो ये बैलेंस है। शुरू में हमें स्टॉक का लेवल, अच्छा वर्किंग कैपिटल सिर्फ स्टॉक नहीं है, लेकिन समझने में स्टॉक आसान है इसलिए मैं स्टॉक बोल रहा हूं। शुरू में हमें 40,000 रुपए का स्टॉक खरीद के स्टोर में रखना है, तो शुरू में पैसा इतना जेब से जाएगा। कैश फ्लो के एतबार से 40,000 है जो जेब से जाएगा। अगले साल हमने स्टॉक के बैलेंस को 40 से बढ़ाकर 55 करना है, तो 15 और पैसा जाएगा स्टॉक खरीदने पे। फिर इसको बढ़ा के 75 तक करना है, 20 और आउटफ्लो होगा। फिर ये रिड्यूस करना है, तो पैसा जो लगने को हम इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, कम होने को हम कहेंगे पैसा रिलीज हो गया, तो 13,000 का इनफ्लो आ जाएगा। और एंड पे ये सब खत्म हो जाएगा तो 62 का इनफ्लो आ जाएगा। तो जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो बैलेंस है, और जो उसमें चेंज है वो कैश फ्लो है। तो अब जब इसको सोल्यूशन के अंदर टाइमलाइन में बना रहे होंगे, तो एक तो ये कि सबसे आखिर में आनी है लाइन। सबसे आखिर में क्यों आनी है? क्योंकि ये तो एसेट्स के बैलेंस में चेंज है ना, वो इनकम एक्सपेंस थोड़ी है कि इस पे टैक्स लगे, तो इसलिए ये आखिर में आनी है। तो 0 1 2 3 4 वर्किंग कैपिटल की लाइन में 0 पे आउटफ्लो 40, 1 पे आउटफ्लो 15, 2 पे आउटफ्लो 20, 3 पे आउट इनफ्लो 13 और 4 पे इनफ्लो 62। ये एग्जाम्पल 2। किसमें? वो मैं एग्जाम्पल थ्री में लाता हूं।
Example 2 noted. Example 3. एग्जाम्पल 3 में लिखें कि एग्जाम्पल 2 दोबारा सॉल्व करें। अगर इन्फ्लेशन रेट 8% है और ये जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बताई हुई है ये रियल फिगर्स थी, तो इन्फ्लेशन रेट 8% है और ये जो वर्किंग कैपिटल की फिगर्स बताई हुई हैं ये रियल फिगर्स है। तो चूंकि इन्फ्लेशन रेट बता दिया तो हम कहेंगे ये कि पहले इन फिगर्स को नॉमिनल बनाएंगे, इनको नहीं, इनको बैलेंस की फिगर को नॉमिनल बनाएंगे। तो एग्जांपल 3 बन जाएगी कि आप इनको नॉमिनल बना दें। 40,000 को तो 40 ही रखेंगे, 55 को 1 साल इन्फ्लेट, 75 को 2 साल इन्फ्लेट, 3 साल इन्फ्लेट। एग्जाम्पल 3, 55 क्या बन जाएगा? 8% पे 1 साल इन्फ्लेट, 8% ही बोला ना, 59400। 75,000 टाइम 2 वाला पावर 2 इन्फ्लेट 87, 62,000 पावर 3 इन्फ्लेट 102। और इनमें जो चेंजेस हैं वो कैश फ्लोज है। 19,400 का आउटफ्लो, हम्म 28080 9378 और 78102। तो अगर इन्फ्लेशन आ गई और वर्किंग कैपिटल का बैलेंस रियल फिगर हुई तो पहले उसको नॉमिनल फिगर बनाएंगे, क्योंकि सारे कैश फ्लोज नॉमिनल। तरीका वही है कि बैलेंस में जो चेंज है वो कैश फ्लो है। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 है कि एग्जाम्पल 1 दोबारा करें। अगर इन्फ्लेशन रेट 10% है तो एग्जाम्पल 1 दोबारा करें। अगर इन्फ्लेशन रेट 10% है तो करें।
हाँ जी, अब आपको इसमें ना 50,000 मेंटेन करने को कहा है, यानी इसमें लिखा था इन्वेस्टमेंट इनिशियली रिक्वायर्ड है 50,000, बस उसके बाद दोबारा नहीं कहा, यानी इतना ही मेंटेन रखना है। तो अब इतना ही मेंटेन रखना है, लेकिन ये महंगा होता जाना है, तो इसलिए आप इस 50,000 को महंगा करते जाएं। 0 पे 50, 55, 60, 500, 66, 550, 73205 और बस स्टॉक इतना ही मेंटेन करना है, लेकिन महंगा होता जाएगा। तो अब जो चेंज है वही कैश फ्लो का तरीका वही है कि आप पहले बैलेंस निकालें और फिर उसमें जो चेंज है वो कैश फ्लो है। ये आउटफ्लो, ये 5,000 आउटफ्लो, 5500 आउटफ्लो, 60-50 का आउटफ्लो, 6655 का आउटफ्लो और 73205 का इनफ्लो। तो वर्किंग कैपिटल का जो बैलेंस होगा उसको नॉमिनल फिगर्स में लिखें और जो चेंज है वो कैश फ्लो है। और ये और शक्लों में भी हो सकता है, इसकी 1-2 वैरायटियां और एग्जाम क्वेश्चंस ये फिर अगली क्लास में करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।